मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते तब तक मुश्किलों का हल नहीं मिलता। तब तक मुश्किलों का हल नहीं मिलता। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन अनिल क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बिल्कुल मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है इस जीवन में। ये बात बिल्कुल आप समझ चुके होंगे और बिल्कुल खामोशी के साथ मेहनत कर रहे होंगे जिससे आपके सपने हैं वो सच हो जाए। तो बिल्कुल आपके सपनों को सच करने के लिए हम आपके साथ पूरी तरह से तैयार हैं। शिक्षण अभिरुचि की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को बिना समय गवाए करते हैं शुरू। आपकी स्क्रीन पर सवाल है 41। इससे पहले 2 क्लासें 20-20 सवाल की हो चुकी है। ये शिक्षण अभिरुचि की तीसरी क्लास है। सवाल है आपके सामने, छात्रों में सीखने की रुचि जगाने और उसे बनाए रखने में योगदान नहीं करता है। यानी कौन योगदान नहीं करता भाई? विद्यार्थी से बार बार प्रश्न पूछना ये हेल्प नहीं करता, या उपयुक्त साधनों का प्रयोग करना, या पढ़ाने के पहले कहानियां सुनाना, या पढ़ाते समय मनोरंजक माहौल बनाना। छात्रों में क्या करना भाई? सीखने के प्रति रुचि जगानी है और उसे बनाए रखनी है। कौन सी चीज हेल्पफुल नहीं है इन 4 में से आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से आप है वो आंसर दीजिए। विद्यार्थियों से बार बार प्रश्न पूछना बिल्कुल सही बात है, इससे तो बच्चों में इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। उपयुक्त साधनों का प्रयोग भी करना है, बिल्कुल सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। पढ़ाने के पहले कहानियां सुनाना या पढ़ाते समय मनोरंजक कहानियां सुनाना। तो इन दोनों में से आप देखिए, पढ़ाने से पहले कहानी सुनाने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ाते समय साथ साथ में मनोरंजक कहानी सुनानी है जिससे बच्चों के बीच में माहौल पैदा हो। तो आपको पूछा गया है कौन सा हेल्प नहीं करता, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ाने से पहले कहानियां सुनाने से कोई फायदा नहीं है, बाकी सभी फायदे हैं। विद्यार्थियों से बार बार प्रश्न पूछना चाहिए, उपयुक्त साधनों का प्रयोग करना चाहिए और पढ़ाते समय मनोरंजक माहौल बनाना चाहिए। तो स आपका सही जवाब है, सी इज राइट आंसर। वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से सभी कर दीजिए जिससे आपके अन्य साथी है वो भी क्लास में जुड़ पाएं और वो भी शिक्षण अभिरुचि को अच्छे समझ सकें। बीएसटीसी पीटीईटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपकी होने वाली है। चलिए अगला सवाल है, आपकी नजर में सह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सह शिक्षा क्या है भाई? सबसे पहले तो आपको समझना है सह शिक्षा का मतलब है साथ में शिक्षा देना। किसको? लड़के और लड़कियों को साथ में शिक्षा देना सह शिक्षा कहलाती है। तो आपको पता होगा अलग गर्ल्स स्कूलें भी खुलती है तो उसको सह शिक्षा नहीं कह सकते हैं। सह शिक्षा वह होती है जिसके अंदर लड़के लड़कियां एक साथ एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलिए उसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? छात्रों की हीनता की भावना को रोकना, या लड़के और लड़कियों को एक दूसरे को समझने का अवसर देना, या शिक्षा पर व्यय घटाने हेतु, या लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोलने से बचने हेतु। कौन सा मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भाई छात्रों की हीनता की भावना को रोकना है। छात्र और छात्राएं अलग पढ़ेंगे तो एक दूसरे के प्रति उनके अंदर हीन भावना पैदा हो सकती है, उसको रोकने के लिए सह शिक्षा जरूरी है। तो ए इज राइट आंसर, ए आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, छात्रों को प्रभावित करने की एक आसान विधि कौन सी है? छात्रों को प्रभावित करना है मतलब छात्रों के ऊपर शिक्षक चाहता है मेरा प्रभाव होना चाहिए, छात्र मुझे समझे और छात्र मेरा सम्मान करे और मैं जो चीज बताऊं वो उसको छात्र याद करे और उस पर अपना माना कि रुझान है वो दे। तो उससे के लिए कौन सी विधि सबसे आसान है? प्राचार्य से नजदीकी बनाए रखना, यानी जो हेडमास्टर है उससे नजदीक रहना, या अपना आचरण हमेशा अच्छा बनाए रखना, या छात्रों को डरा कर रखना, या छात्रों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना। छात्रों को प्रभावित करने की सबसे आसान विधि कौन सी है? तो भाई सबसे आसान विधि क्या है? अपना आचरण है वो हमेशा अच्छा बनाए रखेंगे तो आपकी छात्रों से नजदीक क्या है वो बन जाएगी। बी इज राइट आंसर होगा आपका। अपना आचरण अच्छा बनाए रखें, छात्र आपको हमेशा अच्छा मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। परीक्षणों का प्रयोग करते हुए व्यक्तित्व का मूल्यांकन सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कौन से माना कि पार्ट का सबसे अच्छे तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है? अभिरुचि का, परियोजना परक का, सर्वेक्षण का, या आविष्कारशील का? परीक्षणों का प्रयोग करते हुए अपन परीक्षाएं ले रहे हैं उसके अंदर व्यक्तित्व का मूल्यांकन सबसे अच्छे तरीके से किससे किया जा सकता है?
तो आपका सही जवाब है अभिरुचि से। यानी बच्चे की रुचि जाननी है, उसका इंटरेस्ट जानना है कि वो कौन सी चीज में इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है। तो ए इज राइट आंसर। उससे ही पता लगेगा कि बच्चा भविष्य में क्या करने वाला है। अगला है छात्रों के लिए एक शैक्षणिक भ्रमण क्या महत्व है। आपने सुना होगा बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं, घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं, टूर पर लेकर के जाते हैं और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं और कुछ उनको सीखने को भी मिलता है। तो उसका महत्व क्या है भाई? छात्रों को आनंद दिलाना कि बच्चे खुश रहेंगे, या भ्रमण के अनुभव के माध्यम से ज्ञान अर्जित करवाना, या माता पिता को संतुष्ट करना कि हाँ भाई ये स्कूल बढ़िया है, हमारे बच्चों को घुमाने ले गई, या नियमित कक्षाओं का बोझ कम करना। कौन सा इसमें से महत्व है शैक्षिक भ्रमण का? तो आपका सही जवाब है वो भाई क्या होगा? जल्दी से आपको आंसर देना है। तो क्या है भाई? सही आंसर बी है, भ्रमण के अनुभव के माध्यम से ज्ञान अर्जित करवाने के उद्देश्य से ले जाते हैं। ठीक है, तो बी आपका सही जवाब होगा। कोई भी शैक्षिक भ्रमण है उसका मुख्य उद्देश्य है कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मनोविज्ञान और शिक्षा के संबंध के बीच के संबंध को क्या माना जाता है? मनोविज्ञान और शिक्षा के बीच का संबंध है उसको क्या कहा जाता है? प्रासंगिक, गैर महत्वपूर्ण, अस्तित्वहीन, या कुछ खास प्रासंगिक नहीं। यानी मनोविज्ञान और शिक्षा है उसका संबंध आपस में कैसा है? ये कह रहा है प्रासंगिक मतलब बहुत बढ़िया है, बिल्कुल मनोविज्ञान और शिक्षा एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है। ये कह रहा है कोई महत्व नहीं है। ये कह रहा है अस्तित्वहीन है मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। और ये भी कह रहा है कि कोई खास असर नहीं है। तो बिल्कुल आपको पता होगा मनोविज्ञान और शिक्षा बहुत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो क्या है भाई? प्रासंगिक इसका असर है। ए आपका सही जवाब होगा। आपका सही जवाब क्या होगा भाई? ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। चलिए, आमतौर पर विद्यार्थी अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा विद्यार्थी होते हैं वो अपने गुरुजी का सम्मान करते हैं। तो आपसी व्यवहार मैत्रीपूर्ण होने के कारण, या विषय पर ज्ञान अच्छे से होने के कारण, या स्कूल में उपस्थिति नियमित होने पर, या विविध पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर, किस माहौल के लिए विद्यार्थी वो अपने शिक्षक का सम्मान करता है? आप सभी को पता होगा यदि किसी गुरुजी की विषय पर अच्छी पकड़ है तो ही बच्चा उस विद्यार्थी का सम्मान करेगा। यानी मान लो गणित के आपके गुरुजी हैं, आप कोई गणित की समस्या लेकर के गए, गुरुजी ने तुरंत उनको सॉल्व करके आपको समझा दिया, तो आपके लिए वो गुरुजी आपको बेस्ट लगने लग जाएंगे। कई बार आपको पता होगा आपके लिखने के लिए भी आता है कि अपने गुरुजी पर, अपने बेस्ट गुरुजी पर लेटर लिखिए। तो आप जो गुरुजी आपको सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, उसको आप अपना अच्छे से अच्छा गुरुजी मानते हैं। गुरुजी सभी अच्छे होते हैं लेकिन आप उनको सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का विषय किस सूची में शामिल है? आपको पता होगा 3-4 तरह की सूचियां हैं, 3 तरह की, केंद्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। एक राज्य सूची और है वो दी नहीं है। केंद्र सूची का मतलब है केवल जो देश के राज्य हैं वहां पर ये शिक्षा नीति लागू होगी। संघ सूची का मतलब है समस्त पूरे देश में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सभी शामिल हो। ठीक है, और समवर्ती सूची इसके अंदर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के नीति बनाए, या राज्य सूची इसने टॉपिक दिया नहीं है जिसपे केवल राज्य अपनी नीति बनाता है। तो क्या है भाई? शिक्षा है उस पर नीतियां कौन बनाता है? आपको पता होगा कि ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी का भाई? सी इज राइट आंसर है, समवर्ती सूची। यानी इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही अपनी अपनी नीतियां बनाते हैं। तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। चलिए, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का स्तर मुख्यतः है। आधुनिक भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा का स्तर कैसा है? यानी जो 5वीं तक के बच्चे हैं वह कैसी शिक्षा है? पाठ्यक्रम पर केंद्रित है, क्या उनको सारे पाठ पढ़ाए जाते हैं और केवल किताबों का ज्ञान ही दिया जाता है? योजना पर आधारित है, मतलब कोई कार्य योजना बनाकर काम करवाती है, या बाल केंद्रित है, यानी बच्चों पर केंद्रित है कि हाँ भाई बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाएंगे, या शिक्षक केंद्रित है? तो जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका स्तर क्या है भाई? शिक्षक केंद्रित है, आप ध्यान रखना। वैसे अपनी शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। लेकिन 1ली से 5वीं तक के बच्चों को पता नहीं है कि उन्हें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। तो ये किस पर केंद्रित है भाई? शिक्षक पर केंद्रित है। शिक्षक को पता है कि
इन बच्चों की क्या जरूरतें हैं, इनको क्या पढ़ाना है। तो डी इज राइट आंसर, आप बिल्कुल देख लेना। प्रारंभिक शिक्षा का स्तर मुख्यतः पूछा जाए तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, डी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नेता के असूलों पर बुनियादी शिक्षा योजना आधारित है, यानी बुनियादी शिक्षा योजना है वह कौन से नेताजी पर आधारित है, कौन से नेताजी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या रविंद्रनाथ टैगोर। जल्दी से आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। आप जुड़े हुए हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो साथी भी जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटे वाला निशान जरूर दबा दें। चलिए भाई, तो इस पर बात करते हैं। किस नेता के उसूलों पर बुनियादी शिक्षा योजना आधारित है, तो महात्मा गांधी। कौन है भाई, महात्मा गांधी पर आधारित है, बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था। आगे बढ़ते हैं। यशपाल समिति निम्न विषयों में से किस विषय का विशेष मूल्यांकन किया। यशपाल समिति आपको पता होगा, शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारी समितियां बनी हुई है, उसमें से एक यशपाल समिति थी। उसने कौन से विषयों में से विशेष मूल्यांकन किया था। माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधार, या विद्यार्थियों पर अध्ययन का भार, या शिक्षा का व्यवसायीकरण, या शिक्षक प्रशिक्षण पद्धति में गुणात्मक सुधार। चार चीजें हैं। माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधार मतलब 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनके स्तर में सुधार किया जाना चाहिए, या विद्यार्थियों पर अध्ययन का भार यानी जो बस्ते का बोझ है उसको हल्का किया जाए कि ज्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए भाई, या शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा का व्यवसायीकरण मतलब है कि बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो कोई भी नौकरी जरूरी नहीं है, व्यापार वगैरह करने के लिए तैयार हो जाए और उसके अंदर एबिलिटी विकसित हो जाए। या शिक्षक प्रशिक्षण पद्धति में गुणात्मक सुधार यानी शिक्षकों को अच्छे अच्छे प्रशिक्षण दिए जाए। तो यशपाल समिति है उसने क्या किया था भाई, उसने विद्यार्थियों पर अध्ययन का भार कम किया था, यानी बस्ते का बोझ हल्का करने का सुझाव दिया था। बी इज राइट आंसर होगा। कौन सी समिति, ध्यान रखना, यशपाल समिति है। चलिए अगला है, उचित शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, यानी उचित शिक्षा सबसे ज्यादा सहायक किसमें है। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, या व्यक्ति के अर्थोपार्जन में। अर्थोपार्जन का मतलब है धन कमाने में, ठीक है, व्यक्ति को विद्वान बनाने में, या व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। शिक्षा सर्वाधिक सहायक, सबसे ज्यादा सहायता किसमें करती है। शिक्षा से सबसे ज्यादा क्या मिलता है भाई, तो आपका सही आंसर क्या होगा, व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है। क्या होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कहीं भी अपना काम है वो निकाल सकता है, कोई भी मजदूरी करने जाएगा तो भी वो ठगी का शिकार नहीं होगा यदि पढ़ा लिखा है, कहीं भी हिसाब किताब के अंदर वो अटकेगा नहीं। और इसके अलावा जो शिक्षक है, जो माना कि पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, वह आत्मनिर्भर हो जाते हैं, मतलब अपनी रोजी रोटी खुद चलाने में सक्षम होते हैं। तो ए इज राइट आंसर होगा। चलिए, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता है, आप क्या करेंगे। एक छात्र है जो गृह कार्य करके नहीं लाता है, उसके लिए एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे बताइए। आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह मंद बुद्धि का बालक है, उसको पढ़ाई के लिए और समय देंगे, या आप उसे दंडित करेंगे मतलब मारेंगे, या आप उसकी निंदा करेंगे, या आप उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर देंगे। कौन सा तरीका अपनाएंगे यदि एक बच्चा नियमित तौर पर गृह कार्य नहीं करके लाता है। तो क्या होगा भाई, बिल्कुल आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या इसको जो गृह कार्य दिया है वो उसको करने में सक्षम नहीं है, और यदि ऐसा है तो उसको पढ़ाई करने के लिए और समय देंगे, उनको और समझाएंगे, और उसको गृह कार्य वो भी थोड़ा बहुत कम दे सकते हैं। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा से अभिप्राय है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है भाई, शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा, या ज्ञान को लघु पदों में बांटकर जिसे बालक सरलता से सीख सकता है, या पाठ के कठिन बिंदुओं को हटा देना, या बालक के सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करना। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य, अभिप्राय, अर्थ क्या है। शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा, मतलब शिक्षक है वो पता करेगा कि बच्चा किस स्तर का है, और उसके अनुसार शिक्षक भी अपना ज्ञान घटा करके उसके अनुसार रखे। या ज्ञान को लघु पदों में बांटने का मतलब है छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके पाठों को पढ़ाया जाए, या जो भी टॉपिक उसको पढ़ाया जाए, या पाठ के कठिन बिंदु है उनको हटा दे, या बालक के सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करे। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है बालक के सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। शिक्षक है वो क्या करेगा, बालक को सीखने के मौके देगा, सीखने के अवसर देगा, ऐसी परिस्थितियां उनके सामने रखेगा कि बालक उससे कुछ सीखे। तो क्या होगा भाई, आपका डी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्लास आपको कैसी लग रही है और समझ में कैसी आ रही है जरूर बताएं। अच्छे से समझ में आ रही है तो अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दें। चलिए
आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं और कुछ ऐसे बालक हैं जो आपको लगातार सवाल पूछते रहते हैं, आप क्या करेंगे भाई? आप उनको शांत रहने कहेंगे, बच्चों को कहेंगे ए चुप, या आप उसके प्रति उदासीन रहेंगे, मतलब उसको कोई ध्यान नहीं देंगे, या आप शांतिपूर्ण प्रश्नों को सुनकर उत्तर देंगे, या आप उनको झिड़क देंगे? झिड़क देंगे मतलब उनको एक साथ, या उसको बोल देंगे कि आज के बाद सवाल मुझे नहीं पूछेगा, और जोर दे करके कहेंगे, बच्चा है वो दुबक जाएगा, डर जाएगा और बाद में आपसे सवाल नहीं करेगा। तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? आप शांतिपूर्ण उन प्रश्नों को सुनेंगे और उत्तर देंगे। सी इज राइट आंसर, स आपका सही आंसर है। हाँ, यदि वो पाठ आप पढ़ा रहे हैं और बीच में सवाल कर रहा है तो उसको कह सकते हैं कि जब तक ये टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो शांतिपूर्वक प्रश्नों को सुन करके उत्तर देने वाला ये अच्छा शिक्षक माना जाता है। आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? आपको अपने विद्यार्थियों का रिजल्ट जानना है कि बच्चा है वो कितना सीखा है। कैसे जानेंगे भाई? विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर, विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में पूछकर, शिक्षकों की सहायता लेकर, या संचयी अभिलेख रखकर। चारों बातें क्या है देख लीजिए। संचयी अभिलेख का मतलब है रिकॉर्ड रख करके। रिकॉर्ड रखने से कुछ पता नहीं है बच्चा किस तरह से और क्या है। शिक्षकों की सहायता लेकर, दूसरे शिक्षकों को पूछने से क्या पता, हिंदी वाले शिक्षक को पूछेंगे तो वो कहेगा भाई हाँ ये बच्चा तो होशियार है हिंदी में, तो इंग्लिश वाले को पूछेंगे तो वो कहेगा कुछ भी नहीं आता, गणित वाले को पूछेंगे तो वो कहेगा कुछ भी नहीं आता, विज्ञान वाले को पूछेगा तो वो कहेगा हाँ भाई होशियार है। तो आप उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में पूछकर विद्यार्थियों को पूछेंगे कि हाँ भाई तेरे को कैसे समझ में आ रही, सभी कहेंगे हाँ सर मुझे तो बहुत अच्छे समझ में आ रही, भले ही कुछ भी समझ में नहीं आए, तो इससे भी पता लगने वाला नहीं है। तो क्या है भाई, विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर के हम विद्यार्थियों की प्रगति जांच सकते हैं। विद्यार्थी का उस सब्जेक्ट में परीक्षा लेंगे और पता लगाएंगे कि उसको कितना आता है, कितना वो सीखा है। तो ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य कैसा होना चाहिए। सभी बच्चे हैं वो गृह कार्य में इंटरेस्ट ले और गृह कार्य समय पर करके लाए, उसके लिए क्या आवश्यक है भाई? एक ही स्तर का हो गृह कार्य, या छात्रों की योग्यता के अनुशंसा हो, या केवल पुस्तक के अंदर से ही हो, या पुस्तक के बाहर से ही हो। ठीक है, तो जल्दी से आपको कमेंट्स में बताना है कि सभी बच्चे इंटरेस्ट के साथ गृह कार्य करके लाए, इसके लिए अपन या जो शिक्षक है उसको क्या करना होगा। एक ही स्तर का होगा तो कमजोर बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत हो गया। केवल पुस्तक के अंदर से होगा तो नकल मार सकते हैं, पुस्तक के बाहर से होगा तो बच्चों को मिलेगा नहीं। तो क्या है भाई, छात्र की योग्यता की अनुशंसा हो, मतलब बच्चे के स्तर के अनुसार उसको गृह कार्य दिया हुआ है, सभी बच्चे करके लाएंगे। बी इज राइट आंसर। चलिए, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो संकोच करते हैं, आगे नहीं आते हैं, बोलते नहीं हैं, उसके अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए आप क्या करेंगे? उससे ऐसे प्रश्नों के उत्तर पूछें जो पहले से जानते हैं, या उनको बोलने का अधिक से अधिक मौका दें, या वो नहीं बोल पाता तो उसे डांटें, या उसे बोलवाने का विशेष प्रयास नहीं करेंगे। तो सीधी सी आपको दिख रहा होगा कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डांटना गलत है और उससे प्रयास नहीं करवाना गलत है। अब इन दो में से आपको जल्दी से आंसर देना है कि सही आंसर क्या है। उससे ऐसे प्रश्न पूछें जो पहले से जानते हैं, या उनको बोलने का अधिक से अधिक मौका दें। तो क्या है भाई, उसको बोलने का अधिक से अधिक मौका देंगे। बी इज राइट आंसर, बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, यानी अभिभावक मुलाकात दिवस कहते हैं, जिसके बारे में अभी चलती है पीटीएम। आपको पता होगा पीटीएम का मतलब है पेरेंट टीचर मीटिंग, यानी अध्यापक और अभिभावकों की मीटिंग। ठीक है, तो अभिभावकों की मुलाकात दिवस यानी यही हो गया पीटीएम। उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता कहाँ है? प्राथमिक कक्षाओं मतलब पहली से पाँचवीं वाले बच्चों के लिए, माध्यमिक कक्षाओं मतलब 10वीं 12वीं कक्षाओं के लिए, सेकेंडरी कक्षाएं यानी लगभग 10वीं की कक्षाओं के लिए, या कॉलेज वालों के लिए। तो कौन से के लिए आवश्यकता है आपको जल्दी से बताना है। तो कौन सा होगा भाई? सी इज राइट आंसर होगा आपका, क्योंकि इस समय बच्चे हैं वो किशोर अवस्था में चले जाते हैं। कौन सी अवस्था में भाई? किशोर अवस्था में, और भटकने की सबसे ज़्यादा उम्र है वो किशोर अवस्था है। तो सेकेंडरी कक्षाओं के समय पीटीएम मीटिंग आवश्यक है, और बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जो गुरुजी को पता हो वो उनके अभिभावकों को बताना, और अभिभावकों से भी पता करना। ठीक है, जिससे बच्चे लाइन नहीं भटके। तो सी इज राइट आंसर। चलिए अंतिम सवाल है आज का। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों के पास आध्यात्मिकता का ज्ञान होना चाहिए या नहीं? आध्यात्मिकता किसको कहते हैं? भक्ति भाव, जो माना कि भगवान के बारे में या उसके धर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आवश्यक है।
अनावश्यक है, पिछड़ापन है या असंभव है। तो क्या होगा भाई, वैज्ञानिक युग भले ही है लेकिन आध्यात्मिकता का ज्ञान जरूरी है। क्या है भाई, आवश्यक है। ए इज राइट आंसर, ए आपका सही जवाब होगा। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास है वह कल आपको मिल जाएगी, तो जुड़े रहें। और राजस्थान जीके की क्लासें भी बिल्कुल अपलोड की जा रही है समय समय पे, उनको भी जरूर देखें। और मेंटल एबिलिटी क्लासें वो भी आपके लिए लगाई जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।